हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार कर लीजिएगा। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जनवरी को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पहले ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कहलाती थी, लेकिन 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया और ये कहा गया कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, अब उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। उनके निधन के बारे में काफी विवाद है, लेकिन आप याद रखिएगा कि उनके निधन को बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी दिया था। चलिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, तो 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। पहली बार बने थे वो 1938 में, जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। फिर इसके अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में, वो अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन गांधी जी के साथ उनका मतभेद हुआ और फिर उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी आत्मकथा को आप याद रखिएगा, उनकी आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। अब हम डिस्कस करते हैं जनवरी माह में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। अब आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया या किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस भी मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस और 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस भी मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये हैं जनवरी माह के कुछ प्रमुख दिवस। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है तो PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक दोनों मीडियम में मिल जाएगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये उपलब्ध हैं, तो वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कल के टेस्ट के टॉपर कौन रहे हैं? तो पहला नाम है मुस्कान का, दूसरा नाम है प्रियांशु बैस का, तीसरा नाम है रामू का। तो ये टॉप 3 रहे हैं। आप भी ऐप पर जाइए, टेस्ट दीजिए, यहाँ पर आपका भी नाम आ सकता है। तो दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। तो दोस्तों, अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। तो वो अभी 5 दिन की यात्रा पर आए हैं भारत की। इनकी जो ये यात्रा है
ये 22 से 26 जनवरी तक होने वाली है। इस दौरान वो भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा करेंगे और भारत के लीडर्स से मिलेंगे। उनकी इस यात्रा का फायदा होगा कि भारत और यूनाइटेड नेशन के बीच के जो रिलेशन है वो और मजबूत होंगे। दोस्तों, डेनिस फ्रांसिस 26 जनवरी को महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेनिस फ्रांसिस किस राज्य की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो वो त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, उनमें से एक है कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के हर साल सम्मेलन होते हैं जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो उसमें शामिल हुए थे। रुचिरा कंबोज के बारे में आप याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहां पर भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करती हैं? रुचिरा कंबोज करती हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके सदस्य कितने हैं? तो इसके 193 सदस्य हैं। इसकी कितनी लैंग्वेज हैं? तो 6 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी है? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो आंसर है इसका 6। तो कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र के अंग माने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक सामाजिक परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हैग में, जो कि नीदरलैंड में है। फिर इसके बाद आता है सुरक्षा परिषद, 5वां अंग है न्यास परिषद और 6ठा अंग है सचिवालय। तो ये हैं यूनाइटेड नेशन के 6 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी हाल ही में हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है और इस मैराथन में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने इस मैराथन को कितने समय में पूरा किया है? तो 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में पूरा किया है। बात आई है स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। तो रोहित शर्मा के नाम T20 में कितने शतक हैं? 5। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ करके आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस को चुना गया है और महिलाओं में दीप्ति शर्मा को चुना गया है। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। याद रखिएगा कि भारत में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन 2024 में किया गया है और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? द्वीप में। तो दमन और द्वीप आपने सुना होगा। तो द्वीप में इसका आयोजन किया गया था और मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हरा करके स्पेनिश सुपर कप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। यूनाइटेड कप जो कि टेनिस से रिलेटेड है, तो इसका खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हरा करके जीता है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप ने। तो दोस्तों, अगले 5 सालों के लिए यानी 2024 से 2028 तक के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है। इससे पहले 2022 और 2023 में भी टाटा ग्रुप ही आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था। बात आई है आईपीएल की। तो आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 2023 का आईपीएल का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हरा करके 2023 का खिताब जीता था और उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? शुभमन गिल। बात करते हैं आईपीएल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट की। तो आईपीएल
कौन करवाता है? तो याद रखिएगा कि बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल करवाया जाता है। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। 2023 का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे सफल टीमें कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ने 5-5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। इस साल के लिए जो मिनी ऑक्शन अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल स्टार्क हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है मिचेल स्टार्क, तो वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने खरीदा है। और अगर आपसे पूछा जाए 2024 की मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय कौन बने थे, तो उनका नाम है हर्षल पटेल। ये आप देख सकते हैं कौन है? हर्षल पटेल। तो उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा था। तो ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा पुणे में। तो ये उद्घाटन किसने किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में पुणे में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है जहां पर अल्कोहल से विमानों में यूज किया जाने वाला ईंधन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और यह प्रोजेक्ट पुणे के पास पिरंगुट औद्योगिक एस्टेट में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों 2023 में प्रथम को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन बनेगा, वो बनेगा लखनऊ। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि काफी वायरल हुई थी। तो याद रखिएगा कि ये तेजस विमान की तस्वीर है जब उन्होंने ये उड़ाया था। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी यूएई में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इससे पहले गोवा ने भी यूसीसी को अपनाया है, लेकिन गोवा के द्वारा जो यूसीसी अपनाई गई है वो पुर्तगालियों के समय की यूसीसी जो थी उसको अपनाया है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? भूटान। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। तो ये 2023 में प्रथम आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। तो भारतीय अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, तो उन्हें अभी हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और वो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों जॉय अवार्ड समारोह 2024 में उन्हें ऑनरेरी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट से पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसी सेलिब्रिटी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो दोस्तों सऊदी अरब जो है खाड़ी का एक प्रमुख देश है। कैपिटल इसकी याद रखिएगा रियाद है। यहाँ पर आप सऊदी अरब का मैप देख सकते हैं, ये है उसकी कैपिटल रियाद। करेंसी भी आप याद रखिएगा, क्या है इसकी करेंसी? सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों 2030 में सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तो वहां पर एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। तो कुछ समय पहले रियाद को ये मेजबानी प्राप्त हुई है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर आप दुनिया के मैप में सऊदी अरब की लोकेशन देख सकते हैं। ये है भारत और ये है सऊदी अरब। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुम्पेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है और एलपी हेमंत को मैन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सुकृता पाल कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है और प्रदीप कुमार दास को CMD ऑफ द ईयर चुना गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो अभी हाल ही में कारगिल के पर्यटन विभाग के द्वारा
चिकतन नामक स्थान पर लद्दाख का ममनी उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव को जातीय खाद्य उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह लद्दाख का प्रमुख त्योहार माना जाता है। दोस्तों, इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, यानी कि लद्दाख के क्षेत्र में जो पारंपरिक व्यंजन फेमस है उनको बनाया जाता है इस उत्सव के उपलक्ष्य में। चलिए दोस्तों, लद्दाख के अन्य त्योहार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हेमिस उत्सव काफी फेमस है लद्दाख का, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। साका दाबा, स्टोक गुरु सेचू, लोसार महोत्सव, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्यांग सेडुप ये भी मनाया जाता है। सिंधु दर्शन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और टक टोक महोत्सव ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। तो ये है लद्दाख के अन्य प्रमुख त्योहार। लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो कश्मीर के साथ ये भी केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लद्दाख, ठीक है। और एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। वर्तमान में यहाँ के एलजी कौन है? बीडी मिश्रा। अभी हाल ही में लद्दाख के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा हिंदी को। तो दोस्तों, अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूलों में अभी हाल ही में पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो अमेरिका में जो भारतीय समुदाय रहता है वो काफी दिनों से ये मांग करता आ रहा है कि स्कूलों में हिंदी भाषा को भी पढ़ाया जाए। तो अभी ये बदलाव हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि वह अमेरिका के सिएटल शहर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, भारत फरवरी 2024 तक अमेरिका से MQ-9V ड्रोन खरीदने के लिए समझौता कर सकता है। तो कितने ड्रोन खरीदेगा भारत? 31 ड्रोन खरीदेगा। दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन अभी कुछ समय पहले किया गया है। अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो कि 19 फीट की प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया है और उसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है। अमेरिका के लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है। तो ये है अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर ने। चलिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, युगांडा की कैपिटल कंपाला में अभी हाल ही में 19 से 20 जनवरी 2024 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे, या भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर एस जयशंकर ने। फिर इसके बाद 21 से 23 जनवरी 2024 तक डॉक्टर एस जयशंकर नाइजीरिया की यात्रा पर हैं और यह विदेश मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है। अब जब वो नाइजीरिया गए हुए हैं तो वहां पर उन्होंने भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की है। किसके साथ सह अध्यक्षता की है? तो नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गार के साथ, ठीक है। और इसमें भारत और नाइजीरिया के बीच के जो रिलेशन है उस पर चर्चा की गई है। अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप नाइजीरिया की लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? अबुजा। राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। करेंसी क्या है? नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इसकी थीम क्या है इस साल की? तो बैक टू द डेजर्ट। तो ये थीम जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो इस फेस्टिवल में जो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जुलूस निकाला जाएगा और एक शिल्प बाजार भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं डेजर्ट फेस्टिवल 2024 में। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र।
नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? भजन लाल शर्मा जी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन है? रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। यहाँ पर आप राजस्थान की लोकेशन देख सकते हैं, ये है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें आप याद रखिएगा। तो सांभर झील ये राजस्थान में है और ये जयपुर में है, और यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। उदय सागर झील ये उदयपुर में है, जयसमंद झील ये भी उदयपुर में है, और आना सागर झील ये अजमेर में है। तो ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान की, तो इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, कल का पहला क्वेश्चन था स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो नाटो के द्वारा किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? तो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अब हो चुकी है। भारतीय महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? पेरिस ओलंपिक 2024 में। पीएम मोदी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है असम्स ब्रेव हार्ट लचित वार फूकम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो कैप वर्दे को। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हैबिस्योर वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च की है? हेपेटाइटिस ए के लिए। 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वाद्य यंत्र और वादक के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कल भी कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक डिस्कस कर चुके हैं। तो रामनद वी राघवन मृदंगम से रिलेटेड हैं, पंडित राम नारायण सारंगी से रिलेटेड हैं, शकूर खान सारंगी से रिलेटेड हैं, अली अकबर खान सरोद से रिलेटेड हैं, अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार बास सितार से रिलेटेड हैं, MS गोपाल कृष्णन ये वायलिन से रिलेटेड हैं, और U श्रीनिवासन ये मंडोलिन से रिलेटेड हैं, और ब्रजभूषण काबरा ये गिटार से रिलेटेड हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका सरयू नदी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सरयू नदी बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लेक्चर को शेयर भी करिएगा जिससे सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।